नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के साथ किस तरह की कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं। कोमॉर्बिड कंडीशंस मतलब ADHD के कोर सिम्टम्स के अलावा कौन से ऐसे दूसरे सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि अक्सर ADHD के बच्चे शो करते हैं, वो उससे सफर करते हैं और जो उनके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। साथ ही पेरेंट्स के लिए भी उन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, उनको कैसे स्क्रीन किया जाता है, कैसे उनको पहचाना जाता है। इस बारे में भी थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा। यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी ताकि पता कर पाए कि कैसे बच्चे में कोमॉर्बिड कंडीशंस को पहचाना जाए कि वो सिग्निफिकेंट है, कोई एक कोमॉर्बिड बीमारी है या सिर्फ कुछ फीचर्स या कुछ लक्षण ही बच्चे दिखाता है। कई बार सिम्टम्स तो होते हैं पर वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते कि हम उन्हें एक डुअल डायग्नोसिस दे पाए, मतलब ADHD के साथ एक दूसरा कोमॉर्बिड डायग्नोसिस दे पाए। पर काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें की ADHD होता है, वो अक्सर किसी ना किसी तरह का दूसरा डायग्नोसिस उन्हें मिल ही जाता है। तो इस बारे में थोड़ी सी आपसे बात करूंगा। ADHD एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बहुत यंग एज से ही बच्चों में दिखाई दे जाता है और इसके जो केसेस हैं वो साल दर साल बहुत बढ़ते जा रहे हैं। वैसे तो ADHD के डायग्नोसिस में इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, इंपल्सिविटी कुछ ऐसे सिम्टम्स को ही ध्यान में रखा जाता है, उन्हीं के बेसिस पे डायग्नोस किया जाता है ADHD। पर कुछ दूसरे ऐसे कॉमन और बहुत ही ज्यादा पाए जाने वाले ऐसे कोमॉर्बिड फीचर्स या ऐसे सिम्टम्स और बिहेवियर्स होते हैं ADHD के बच्चों में जो कि पेशेंट की मतलब बच्चे के ग्रोथ में, बच्चे की सिम्टम या बीमारी के डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। फ्यूचर में बच्चे का नेचर, फ्यूचर में बच्चे की प्रॉब्लम्स किस लेवल तक जाएंगी ये डिपेंड करता है उन कोमॉर्बिड सिम्टम्स पर। जैसे कि इमोशनल लेबाइलिटी मतलब बच्चे में इमोशनल फ्लक्चुएशंस बहुत मिलती हैं, मूडी, इरिटेबल, एंशियस बच्चा पाया जाता है, मूड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं और साथ ही कुछ दूसरे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। एक बच्चा जिसको कि ADHD है उसके मैनेजमेंट में प्रॉपर क्वालिटी केयर और प्रॉपर तरह से उसकी मैनेजमेंट और इंटरवेंशन करने के लिए जरूरी है कि वो सारे जो कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स या जो भी दूसरे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स या इमोशनल इश्यूज बच्चा फेस कर रहा है उसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन किया जाए, उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई किया जाए और उसके बेसिस पर भी इंटरवेंशंस डिजाइन की जाएं। सिर्फ ADHD को ही ट्रीट करने से कई बार बच्चे की हेल्प नहीं की जा पाती, जिस वजह से बच्चे को स्कूल में, फ्रेंड्स में, फैमिली में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ADHD बहुत रेयरली आइसोलेशन में पाया जाता है, मतलब ऐसा बहुत ही ना के बराबर पेशेंट्स होंगे, बच्चे होंगे जिनमें सिर्फ ADHD है और कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। आमतौर पर जब आप एक साइकाइट्रिस्ट या एक पीडियाट्रिशियन को विजिट करते हैं बच्चे की बिहेवियरल अटेंशन, इनअटेंशन वाली प्रॉब्लम्स के लिए, तो अक्सर डॉक्टर केवल आपसे पूछकर बच्चे के सिम्टम्स, बच्चे के बिहेवियर्स के बारे में सिर्फ इंक्वायर करके, इंटरव्यू करके ही बच्चे का डायग्नोसिस देते हैं। पर अक्सर ये देखा जाता है कि ये पूरा प्रॉपर तरीका नहीं होता और इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की जरूरत होती है जिससे कि बच्चे के ना ही सिर्फ ADHD को प्रॉपर तरह से डायग्नोस किया जा सके, साथ ही साथ कोमॉर्बिड कंडीशंस को भी आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट करना बेहद जरूरी होता है। नहीं तो बच्चे के ADHD मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं पेरेंट्स को। तो ऐसे में डायग्नोस्टिक इंटरव्यूज को यूज किया जाता है जो कि डॉक्टर आपसे जब मीटिंग, कंसल्टेशन करते हैं तो उसमें करते ही हैं। इसी के साथ रेटिंग स्केल्स यूज किए जाते हैं जो कि क्लिनिशियन रेटिंग स्केल भी हो सकते हैं, पेरेंट रेटिंग स्केल भी हो सकते हैं, टीचर रेटिंग स्केल भी हो सकते हैं और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो सेल्फ रिपोर्ट स्केल्स भी यूज किए जा सकते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट असेसमेंट टूल होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बच्चे का। अगर डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट अगर थोड़ी देर के लिए ही बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कई बार बड़े सिग्निफिकेंट सिम्टम्स नोटिस में नहीं आ पाते, क्योंकि कई बार जब बच्चों में बहुत हाइपर एक्टिविटी नहीं होती तो उनकी इनअटेंशन प्रॉब्लम्स अक्सर मिसडायग्नोज हो जाती हैं। तो ऐसे में बच्चे से बात करना, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चे को थोड़े से टास्क देना, कुछ ऐसे बेसिक से अटेंशन वाले टास्क देकर बच्चे को ऑब्जर्व करके पता किया जा सकता है कि बच्चे का एक्चुअल अटेंशन स्पैन कैसे बनता है, किस तरह से बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है। टीचर्स का ऑब्जर्वेशन और टीचर्स की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो भी वो बच्चे के बारे में उन्होंने ऑब्जर्व किया है, उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है और ये अक्सर मिस हो जाता है बच्चों के इवैल्यूएशन में।
टीचर्स ने क्या ऑब्जर्व किया है बच्चे के बारे में, टीचर्स ने ऐसे कौन से सिग्निफिकेंट बिहेवियर्स को देखा है जो कि घर में या किसी और सिचुएशन में बच्चे के नहीं देखे जाते, उसके बारे में भी पता होना बेहद जरूरी है, जो कि अच्छे डायग्नोसिस के लिए जरूरी होता है। तो आइए अब कुछ सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे कोमॉर्बिड कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, जिसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स आते हैं। एक होता है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर ODD और दूसरा होता है कंडक्ट डिसऑर्डर, जिसे CD बोल सकते हैं। ODD में बच्चा जिद्दी होता है और बड़े लोगों की अथॉरिटी को, उनके रूल्स, उनकी इंस्ट्रक्शंस को मानने से सीधे तौर पे मना कर देता है। इस तरीके का जिद्दीपना और इस तरीके का, जैसे हम देखते हैं कि बच्चा उल्टा जवाब देता है, बदतमीजी करता है, इस तरह के बिहेवियर्स देखने में आते हैं। जिन बच्चों को ADHD कॉम्बाइंड टाइप होता है उसमें 50% बच्चों में ODD देखने में आता है, और जिनमें सिर्फ इनअटेंशन टाइप ADHD है उनमें 25% बच्चों में ODD देखने में मिलता है। एक चौथाई मतलब 25% बच्चों में कंडक्ट डिसऑर्डर मिलता है उन बच्चों में जिनमें ADHD कॉम्बाइंड टाइप है। वैंडरबिल्ट असेसमेंट स्केल्स फॉर ADHD, उनके थ्रू इन सिम्टम्स को या इन डिसऑर्डर्स को बहुत इजीली डायग्नोस किया जा सकता है, जो कि पेरेंट या टीचर रेटिंग स्केल होते हैं। इसी के साथ कॉर्नर्स रेटिंग स्केल भी होते हैं, जिनसे ODD और CD को भी डायग्नोस किया जा सकता है। दूसरी कोमॉर्बिड कंडीशंस आती हैं एंजाइटी और मूड डिसऑर्डर्स। 1/3 बच्चों में जिनको ADHD है उनमें किसी ना किसी तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर मिलेगा। एंजाइटी सबसे कॉमन ऐसी मेंटल हेल्थ सिम्टम्स में से एक है जो कि ADHD के बच्चे अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें वो डरे हुए और काफी एंशियस और वरिड पाए जाते हैं। उनको अपने लाइफ के डेली टास्क को लेकर काफी चिंताएं होती हैं, और ये उनके ADHD सिम्टम्स की वजह से, जिसमें स्पेशली खासकर जो कॉम्बाइंड टाइप वाला जो ADHD होता है उसमें अक्सर एंजाइटी को आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाइपर एक्टिविटी की वजह से ये एंजाइटी आइडेंटिफाई नहीं हो पाती, जबकि इनअटेंशन वाला जो ADHD है उसमें अक्सर एंजाइटी को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, क्योंकि बच्चा इनअटेंशन वाली प्रॉब्लम्स की वजह से जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती स्कूल में या घर में, तो ऐसे में वो काफी वरिड, एंशियस, डरा हुआ हो जाता है। ऐसे में अक्सर सबसे अच्छा तरीका होता है कि बच्चे से खुद ही पूछ लिया जाए कि उसको किन चीजों से डर लगता है, क्या उसको एंजाइटी देता है, किस वजह से वो ज्यादा चिंता करता है। ऐसे डायरेक्ट सवाल भी पूछे जा सकते हैं। रेटिंग स्केल्स में DSM के क्रॉस कटिंग मेजर्स हैं जो कि इसको आइडेंटिफाई करने में यूज किए जाते हैं। DSM-5 ने ऐसे बहुत सारे स्केल्स बच्चे और एडल्ट्स के लिए बनाए हैं, जिससे कि कई सारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस को एक साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मैं अपनी प्रैक्टिस में DSM-5 के क्रॉस कटिंग मेजर्स ही यूज करता हूं, जो कि 6 साल से 17 साल तक के बच्चों के लिए एप्लीकेबल हैं और 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, 11 से 17 और 6 से 11 साल के बच्चों में। ये जो क्वेश्चनर्स हैं जिनके बारे में मैं बता रहा हूं, ये स्क्रीनिंग के लिए ही यूज किए जाते हैं। कुछ ही टेस्ट हैं जो डायग्नोसिस की एक्यूरेसी देते हैं। इन क्वेश्चनर्स को यूज करने के बाद जब स्क्रीनिंग हो जाती है, एक बार लगता है कि हाँ इस बच्चे में काफी सिग्निफिकेंट सिम्टम्स मौजूद हो सकते हैं, उसके बाद ही क्लिनिशियन अक्सर ज्यादा कन्विक्शन के साथ डायग्नोस करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, और वो उन सिम्टम्स को या उन बिहेवियर्स को और सीरियसली देखकर और डिटेल में जानकर बच्चे को डायग्नोस कर पाते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा ही एक और डिसऑर्डर है जो कि ADHD बच्चों में अक्सर डायग्नोस नहीं हो पाता टाइम से। कॉम्बाइंड टाइप जो ADHD है, जिसमें बच्चा अक्सर बड़ा हाइपर एक्टिव मिलेगा, उन बच्चों में जब डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं तो वो अक्सर आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, क्योंकि बच्चे की जो एक्चुअल बिहेवियरल पिक्चर है उसके साथ हमारा जो डिप्रेशन का जो कंसेप्शन है कि बच्चे को तो शांत, चुप, उदास होना चाहिए, उसके साथ वो मैच नहीं करते। जबकि डिप्रेसिव सिम्टम्स कॉम्बाइंड टाइप ADHD बच्चों में भी हो सकते हैं, खासकर कि तब जब बच्चे की सेल्फ एस्टीम अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी ना रख पाने की वजह से लो हो गई हो, और ऐसे में बच्चे को अक्सर अंडर कॉन्फिडेंट फील होता हो और वो दूसरों की कंपनी में लोगों के बीच अपने को बहुत ही कटा हुआ, आइसोलेटेड और लोनली महसूस करता हो। इसी लो सेल्फ एस्टीम की वजह से बच्चे में अक्सर डिप्रेसिव सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, जो एडोलेसेंस में बहुत ही क्लियरली देखने में आ भी जाते हैं। रिसर्च ऐसा बताती है कि 20% ADHD के बच्चों में डिप्रेशन पाया जाता है, प्रॉपर डायग्नोसिस हुआ जा सकता है उनका। ऐसे में जो ट्रीटमेंट अप्रोच होती है उसमें सबसे पहले तो ADHD के सिम्टम्स को ही टारगेट किया जाता है, और डिप्रेशन के लिए थेरेपी या कभी कभी किसी किसी केस में एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां भी दी जा सकती हैं।
एक और जो कोमॉर्बिड कंडीशन है एडीएचडी के साथ वो होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या जिसे ऑटिज्म कहेंगे। जिन बच्चों को एएसडी मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है उनमें से करीब 30 से 50% बच्चों में एडीएचडी पाया ही जाता है। 1.5-2 साल की उम्र तक ज्यादातर बच्चों को ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिल जाना चाहिए अगर बच्चे में वो डिसऑर्डर है और उसके सिम्टम्स दिख जाते हैं, अगर पेरेंट्स पीडियाट्रिशियंस डॉक्टर्स की नजर में आते हैं और अगर पीडियाट्रिशियंस या उनके साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट सही टाइम पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो ऐसे में ऑटिज्म का डायग्नोसिस दिए जाने के बाद डॉक्टर्स को इस बारे में हमेशा सतर्क रहना पड़ता है कि बच्चा फ्यूचर में एडीएचडी के सिम्टम्स दिखा सकता है, क्योंकि कई सारे जो ऑटिज्म के बच्चे होंगे उनमें न्यूरो डेवलपमेंटल चैलेंजेस होंगे। ऐसे में हाइपर एक्टिविटी और इनअटेंशन की प्रॉब्लम्स आमतौर पर उनमें देखने में आ ही जाएंगी। स्पीच नहीं होगी, कम्युनिकेशन डेफिसिट होंगे, अपने में ही मस्त रहेंगे, तो ऐसे में बच्चे में इनअटेंशन इश्यूज देखने में आएंगे ही। ऑटिज्म में जब एडीएचडी डायग्नोस नहीं हो पाता तो बच्चे को मैनेज करने में और उसकी लर्निंग में उन डेफिसिट्स को दूर करने में जो कि अर्ली इंटरवेंशन से दूर किए जा सकते हैं उनमें बेहद मुश्किल होगी, क्योंकि बच्चा इनअटेंटिव है। इसके उल्टे अगर हम देखें कि जो एडीएचडी के बच्चे हैं उनमें से 18% ही ऐसे होते हैं जो कि एएसडी के सिम्टम्स दिखाते हैं, मतलब उनमें सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट और किसी तरह का कोई रिपीटेटिव या रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट एक्टिविटीज देखने में आएगा। पर थोड़े ही बच्चे ऐसे होते हैं एडीएचडी के जिनमें ऑटिज्म मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम कोमॉर्बिड सिम्टम्स पर बात करें तो वो आएगा इमोशनल लेबाइलिटी, मतलब बहुत सडन चेंजेस और फ्लक्चुएशंस आ जाना बच्चे के मूड और बच्चे के कुछ इमोशनल बिहेवियर्स में, जैसे बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्से में आ जाना, उदास हो जाना या एंग्शियस हो जाना, डर जाना बहुत ज्यादा। तो ऐसे में बच्चा अक्सर बड़ा डिसरप्टिव मतलब थोड़ा डिस्ट्रक्टिव और वायलेंट भी हो सकता है। बच्चे को जब जरा सा भी फ्रस्ट्रेशन आता है और अगर बच्चे में अपनी इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स नहीं है, मेडिसिन से या थेरेपी से उसके अंदर इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स नहीं लर्न हो पाई हैं, तो ऐसे में बच्चे में इमोशनल चेंजेस सडन आने की वजह से सोशल और एकेडमिक लाइफ में बच्चे को मैनेज करना बेहद मुश्किल हो सकता है। सीवियर एडीएचडी में जिसमें हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, उस केस में तो ये जो सडन इमोशनल चेंजेस हैं ये बहुत परेशानी का काम करते हैं। ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि जिनमें सीवियर एडीएचडी है वो लॉन्ग टर्म में भी जाके लाइफ में जब बड़े हो जाते हैं ऐसे बच्चे, तो भी उनको किसी ना किसी तरह की एडिक्टिव या इमोशनल प्रॉब्लम्स आती ही हैं। एडल्टहुड में एडिक्शन के जो केसेस होते हैं जिनमें बचपन में एडीएचडी था, वो अक्सर इसी तरह के बच्चे होते हैं जिनमें टेम्परामेंटल इश्यूज रहे थे, इमोशनल लेबाइलिटी ज्यादा रही थी उनमें जब वो छोटे थे और उनको एडीएचडी के सिम्टम्स थे। DSM-5 में एक नया डिसऑर्डर ऐड किया गया है जिसे डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर मतलब DMDD का नाम दिया गया है और ये बच्चों में पाया जाता है। ऐसा देखा गया है कि ADHD के 20% बच्चों में DMDD का डायग्नोसिस भी मिल जाता है। अगर डॉक्टर्स ने ठीक तरह से इसको आइडेंटिफाई किया होगा तो 20% केसेस में DMDD का डायग्नोसिस मिलेगा। इसलिए अगर बच्चे में बहुत ज्यादा डिसरप्टिव मूड वाले बिहेवियर हैं, डिसरेगुलेटेड बिहेवियर हैं, तो ऐसे में बच्चे को इस डिसऑर्डर के लिए भी स्क्रीन करना चाहिए। इन दोनों डिसऑर्डर्स की कोमॉर्बिडिटी की वजह से एडीएचडी के जो बच्चे होते हैं वो बुली बन जाते हैं, दूसरे बच्चों को स्कूल में और अपने आसपास तंग करते हैं, परेशान करते हैं बहुत। सेल्फ कंट्रोल इनमें बहुत कम होता है और जैसे बताया कि एडिक्शन की तरफ जा सकते हैं और साथ ही फैमिली में इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया है कोमॉर्बिडिटी का लर्निंग और कम्युनिकेशन वाले डिसऑर्डर्स या डिसेबिलिटीज बोल भी सकते हैं उनको। एडीएचडी सिम्टम से डील करने में इतना टाइम और इतनी एनर्जी खर्च हो जाती है पेरेंट्स की और टीचर्स की, साथ ही डॉक्टर्स की, कि कई बार बच्चे के अंदर लर्निंग डेफिसिट या लर्निंग डिसेबिलिटी टाइमली डायग्नोज नहीं हो पाती। ऐसा लगता है कि बच्चे के अंदर जो एकेडमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उसकी इनअटेंशन वाली प्रॉब्लम्स की वजह से है, जबकि लर्निंग डिसऑर्डर्स भी एडीएचडी के बच्चों में काफी कॉमन होते हैं। ऐसा देखा जाता है कि 40% एडीएचडी बच्चों में डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग डिसेबिलिटी होता है और 60% बच्चों में डिसकैल्कुलिया मतलब मैथमेटिक्स का अरिथमेटिक स्किल्स का डिसऑर्डर होता है। इन बच्चों में अरिथमेटिक स्किल्स बेसिक से आगे नहीं बढ़ पाती। तो ये रही कुछ बेसिक जानकारी एडीएचडी बच्चों में किस तरह की कोमॉर्बिड कंडीशंस मिलती हैं और उनको कैसे स्क्रीन किया जा सकता है और क्यों इनको आइडेंटिफाई करना सही टाइम पर जरूरी है। इनको नेग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए और डॉक्टर से फर्दर और कोमॉर्बिड डायग्नोसिस के लिए पेरेंट्स को बात करनी चाहिए।
अलग अलग टाइम पर बच्चे के अंदर इस तरह की कोमॉर्बिड सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, इसलिए इन्हें नेग्लेक्ट ना किया जाए तो बेटर है। और कई बार ये डिसऑर्डर थोड़ा लेट भी डेवलप हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एडीएचडी के साथ ही ये सब डेवलप हो। एडीएचडी शुरुआत में डेवलप हुआ और धीरे 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 जैसे जैसे बच्चा आगे ग्रो करता गया, डेवलप करता गया, दूसरी कुछ इमोशनल, बिहेवियरल, लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसमें देखने में आ सकती हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को इन सभी अलग अलग कोमॉर्बिड कंडीशंस के लिए अवेयर रहना बहुत जरूरी है, ताकि सही तरह से बच्चे की हेल्प की जा सके और सही इंटरवेंशंस सही टाइम पर दी जा सके। नहीं तो 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में काफी सारी प्रॉब्लम्स जो बच्चा फेस करेगा वो शायद इसी वजह से फेस करेगा क्योंकि चाइल्डहुड में ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं हुई थी टाइमली। तो डॉक्टर्स अगर इस तरह के कोमॉर्बिड डायग्नोसिस देते हैं तो भी अच्छा है, या अगर आप भी अगर अवेयर हैं इन सब के लिए तो भी आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं और इसके लिए या तो ट्रीटमेंट के लिए पूछ सकते हैं या इसकी स्क्रीनिंग और साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी पहले करा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको यूजफुल लगी हो, वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एडीएचडी के बारे में आगे डिस्कस करूंगा, पहले भी करता आया हूं। चैनल के साथ बने रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।